बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो आपकी सिलेबस की आउटलाइंस के अंदर चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आपने किस तरह कवर करना है। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, सिर्फ आपने मेरे ही नोट्स जो बने हुए हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि मैं आपको खुद सर्च करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे खुद से रिसर्च करके खुद से ही उसी पैटर्न के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके मैं आपको एक ही दफ़ा, जब ही हमारा लेक्चर सीरीज 10 लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको 10 से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं सेपरेटली कवर करवाऊंगा। तो उनकी वीडियोस बनाने के बाद वो टॉपिक्स जो होंगे सेपरेटली उनका पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, और जो सिलेबस के मुताबिक चीज़ें हम कवर करेंगे लेक्चर्स के अंदर, सीरीज़ के अंदर, उसके आपको मैं लेक्चर सीरीज़ के एंड में पीडीएफ नोट्स भी सारे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो आपने मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो पीडीएफ नोट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि आपने उन टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह चीज़ों की प्रिपरेशन अपनी थ्रू आउट जर्नी हर सब्जेक्ट के अंदर करनी है। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट का पैटर्न आपको समझ आ जाता है, आप उसको दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके देख लें। अगर आपको एक सब्जेक्ट का पैटर्न समझ नहीं आया तो आप उसको पहले समझें, क्योंकि बगैर समझे हुए आप उस सब्जेक्ट के अंदर पीडीएफ नोट से हेल्प आउट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा। अभी चल के मैं थोड़ा सा आपको पास्ट पेपर्स दिखाता हूँ, ताकि आपको वहाँ से अंदाज़ा हो कि साइकोलॉजी के अंदर किस तरह पेपर बनता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो भी शख्स कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेगा बगैर कुछ छोड़े, पास पेपर को देखकर बगैर कुछ छोड़े प्रिपेयर कर लेगा, वो 3 to 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अपने 5 में से तैयार कर लेगा। वैसे तो 8 आते हैं, लेकिन 5 करने होते हैं, तो आपने 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टरों में से आ जाते हैं। अभी तक जितना पैटर्न पीछे तक चल रहा था 2021 तक, वहां तक इनमें से 4 या 3 लॉन्ग आ रहे थे। इस दफा भी 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्चुअल चीज ये नहीं है कि आप समझते हैं शायद वहां पे पेपर में बहुत कुछ लिखना पड़ता है। पेपर के अंदर इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, जितना ज्यादा आपको टेक्निकल चीजें पता होनी जरूरी है कि हेडिंग्स कैसे बनानी है, किस तरह सवाल को ब्रेक डाउन करना है, मार्क्स को किस तरह सामने रखना है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। अब ये साइकोलॉजी का 2022 के अंदर यानी 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था साइकोलॉजी पीएमएस 2022 का, ये उसका पेपर 1 है। अब उस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा ये टेक्निकल पेपर बना था, लेकिन ऐसे सवालात ज़रूर मौजूद थे जो आप, अगर जिस तरह टेक्निक मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन करने की, आप प्रिपेयर करें तो आप वहाँ पे बैठे बैठे खुद सवाल को ब्रेक डाउन करके हेडिंग्स बनाकर सवाल को 20 मार्क्स का कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखें। पहला सवाल है, डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी, यानी मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट जो है साइकोलॉजी के अंदर उनको डिस्कस करें, और फिर कंपेयर करें हाउ बिहेवियरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। अब अगर आप एक नज़र दौड़ाए ना यहाँ सामने, तो यहाँ मार्क्स की भी ब्रेक डाउन दी हुई है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप पर्सपेक्टिव्स बयान करेंगे मुख्तलिफ 3 से 4 या 5 जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो उसके आपके 12 नंबर है, और एंड पे आपने कंपैरिजन देना है साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म का। देखें, अगर आप पर्सपेक्टिव्स तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस अच्छे से आता होगा। जब ये आपको अच्छे से आता होगा तो आप खुद ब खुद इसका कंपैरिजन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा कंपैरिजन्स के कैसे करने हैं, लेकिन देखें ये पॉइंट आप जहन में रखिए कि वहां पे क्रैम्ड नॉलेज नहीं चलता। वहां पे नॉलेज आएगा आपका जब आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज करेंगे, जो आपको सवालात को या कोई क्वेश्चन की जिस भी नोयत का आ जाए वो आपको ब्रेक डाउन करना सिखा देता है। तो जब आप बार बार एक चीज रिपीटेडली उससे गुजरते जाएंगे, मैं आपको बार बार इसीलिए आपका फोकस उस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से ही मेरा भी एक्सप्रेशन डेवलप हुआ था और इसी से ही आपका भी होगा। अब देखें, आपने क्या करना है पेपर सॉल्व करने के लिए।
सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, ऊपर हेडिंग देंगे साइकोलॉजी, नीचे साइकोलॉजी की डेफिनेशन देंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे 3-4-5 लाइंस के अंदर, जितना भी आप कर सकते हैं, ताकि आप 3 मार्क्स को जस्टिफाई कर दें। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप देंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। अगर यहाँ पे स्कूल्स ऑफ थॉट आता है तो आप लिखते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है ना, ताकि उसको समझ आ जाए कि इस शख्स ने ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन बनाया। साइकोलॉजी पहला 3 नंबर का आपने लिख लिया, फिर आपने लिखनी है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। उसके अंदर आप सब हेडिंग देंगे पहली, उसको आप बयान करेंगे और उसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप बस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कितने पेजेस पे जाते हैं, मैटर ये करता है कि आपने 12 मार्क्स को जस्टिफाई किया है कि नहीं। अब हर स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर अगर वो यानी डिवाइड करें ना, तो 2 से 3 या 4 नंबर, 2 से 3 ही नंबर बनते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट के। अगर हम ब्रेक डाउन करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा आधा पेज, अगर आप एक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर लिखते हैं। जबकि उस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर आप पूरा पूरा लॉन्ग लिख सकते हैं, आपको इतना तैयारी करके अपने ऊपर उबूर होगा। ठीक है, तो वहां पे आप छोटा लिखने की भी सलाहियत रखें कि मेन चीजें मैंने क्या लिखनी है, और लॉन्ग यानी चीज को ड्रैग करना हो तो वो भी लिखना सीखें। अगर फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आ जाता डिफाइन एंड एक्सप्लेन साइकोलॉजी, खाली यही आ जाता। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता, तो अब आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो सिर्फ साइकोलॉजी आया हुआ है, हमने इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे वो पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दे। समटाइम्स ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जो खाली यानी क्लोज्ड एंडेड लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको आपने खुद ड्रैग करना होता है। उसमें आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका स्कोप, उसकी एवोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें मेजर थ्योरीज जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये लिखेंगे। तो आपका 20 के 30 मार्क्स का भी जस्टिफाई हो सकता है, क्योंकि अगर एक नजर आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन कि ये बहुत छोटा है, उसको आप सीख जाएंगे ना कि कैसे मैं इसको 3-4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके मजीद सब हेडिंग्स के साथ इसको लिख लूं, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरा था जी रोल ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच टू अवॉइड हार्मफुल एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स विद एग्जांपल, कि हमारा जो टेस्ट, स्मेल और टच है वो हमें किस तरह एनवायरमेंट के डिफरेंट टॉक्सिन्स या डिफरेंट प्रॉब्लम्स से हमें बचाता है। ठीक है, साथ साथ एग्जांपल्स भी देनी है आपने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी के अंदर ये लिखा हो या ना लिखा हो, आपने एग्जांपल मस्ट देनी है। ठीक है, कि पे डायग्राम्स आ रही है, डायग्रामेटिक यानी आप शो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एग्जांपल लिखना चाहते हैं एग्जांपल। उसके बाद आया था जी हाउ साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया था और फिर मेजर थ्योरीज पूछी थी। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज। अब ये एक मजे की बात है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये साइकोलॉजी 2 के अगर आप सिलेबस देखें ना तो वहां से ज्यादा ये नजर आता है, लेकिन साइकोलॉजी 1 का सिलेबस देखेंगे वहां पे कोई कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट या ग्रोथ या बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया। अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां से आ गए, क्योंकि उनके पास स्कोप है कि वो कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेट करके ये बना देते। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज जब आप पेपर 2 के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर ब्रेक डाउन आपने इतना किया होगा, आप यहाँ पे बैठ के खुद ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं, मुख्तलिफ मिथ्स कौन कौन सी हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये जैसे क्वेश्चन आया ये अक्सर रिपीट होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन। तो एक ना एक ये इस तरह का नर्वस सिस्टम या कोई सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, किसी ना किसी उस चैप्टर के अंदर से, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, उसके अंदर से ये इस तरह का सवाल रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनफ है दिखाना। अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमारा पढ़ना है हमने लेक्चर 1 उसकी तरफ। अच्छा, आज हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर 1 से साइकोलॉजी के। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसके अंदर हम लिखेंगे डेफिनेशन, एवोल्यूशन और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ नोट्स के अंदर प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा राइट अ नोट ऑन डेफिनेशन, एवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। बिल्कुल वही स्टेटमेंट कॉपी की चैट जीपीटी या गूगल बार्ड एआई में यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने लिखी और ये मेरे पास आ गया। याद रखिएगा साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपने रट्टा मार लेनी है, जहन में रख लेनी है। इट इज द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, कुछ अरसा तक ये स्कूल ऑफ थॉट था कि ह्यूमन माइंड की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी, लेकिन ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बिहेवियर की स्टडी को भी साइकोलॉजी के अंदर शामिल किया गया।
और फिर बाद में जो एक यानी इनका मजमुआ बना के साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनाई गई, उसे कहा गया कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी एवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि शुरू में ये समझा जाता था कि सोल की स्टडी को हम कहा जाता है, ठीक है। यानी ये वर्ड निकला ही ग्रीक वर्ड साइक से था, जिसका मतलब था सोल, ठीक है। बाद में ये देखा गया कि यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना ये था, जैसे साइको एनालिसिस है, ठीक है, जिनका मानना ये था कि माइंड जो है वो एक्चुअली उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं, और माइंड जो है वो हमारे पूरी यानी बिहेवियर और हमारे पूरी जो यानी मेंटल हेल्थ यानी जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं उसको माइंड कंट्रोल करता है। बाद में आ गया था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, ठीक है, उनको भी साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया था कि मुख्तलिफ बिहेवियर्स भी ऐसे हैं, जैसे जॉन बी वॉटसन है, इन्होंने दिया था कि साइंस साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेपरेट स्कूल्स ऑफ थॉट थे। कुछ कहते थे इट इज ओनली रिलेटेड टू माइंड, और कुछ लोग कहते थे कि इट इज रिलेटेड टू माइंड एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल फिर उसकी एवोल्यूशन है। आप इसको ज़रा ना यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर आपने इसकी डिटेल नोट्स बनाने, मैंने यहाँ पे सिर्फ मुख्तसर लिखा ताकि आपको पता चले कि सवाल की ब्रेकडाउन मैंने कैसे की। देखिए डेफिनेशन लिखी, फिर एवोल्यूशन की हेडिंग दी, एवोल्यूशन लिखी, और फिर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की मेन हेडिंग दी, क्योंकि इसका फिर वो मेन पूछेगा। स्कोप के अंदर है जी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। देखिए मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स देने के लिए नहीं आया, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लेक्चर बनाना शुरू करूँ तो घंटे घंटे के लेक्चर बन जाएंगे सिर्फ इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो इनको आपने सिर्फ जस्ट एक नज़र देखना है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा इनके अंदर इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बजाय ये कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं तब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप जब देखें ना कि जिस तरह मैंने बताया हुआ है और यही तरीका मैंने पेपर के अंदर लिखते हुए भी किया है, तो जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ अच्छे मार्क्स दे सकती है, 60-70 मार्क्स दे सकती है, तो आप बजाय कि टाइम का वेट करें कि 10-15 दिन और गुजर जाएँ, आप खुद ही इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी शुरू कर दें। मैंने आपको पहले सवाल से ही रिलेटेड बताना शुरू किया और आपको पता चल जाए। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनका देखा जाता है कि ब्रेन है जैसे उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर क्या असर होता है। कॉग्निटिव है जो हमारी थिंकिंग है, लर्निंग है, रिमेम्बरेंस की पावर है, ये सारी डिसीजन है, इनको कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी देखती है कि इंसान जो है चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जो है वो यानी साइकोलॉजिकल उसके माइंड और बिहेवियर के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं और कैसे वो डेवलप करता है। सोशल साइकोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी साइकोलॉजी है कि इंडिविजुअल के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस दूसरे लोगों के साथ, उन सारी चीज़ों को ये साइकोलॉजी डील करती है। देखिए बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, आप यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट उसके बारे में एक एक दो दो लाइंस लिखें। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सारी स्कोप प्रोवाइड कर दें, दूसरा तरीका क्या है कि आप यानी इसी तरह जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई 4, 5, 6 दे दें और उनको थोड़ा सा ड्रैग करें, ठीक है, उसको लिखें और उसकी एक एक एग्जांपल मेंशन करते जाएं, जैसे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी स्टडी भी साइकोलॉजी के अंदर होती है। कॉग्निटिव के अंदर आप लिख देंगे कैसे मेमोरी की टेक्निक्स, लर्निंग की टेक्निक्स बनाई गई हैं कि कैसे निमोनिक्स बना के हम चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दे के आप इसको मज़ीद ड्रैग कर सकते हैं, ठीक। फिर स्कोप इन रिसेंट टाइम आप इसको पढ़ लीजिएगा कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी साइकोलॉजी का स्कोप है आजकल के दौर के अंदर। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कर दी गई है, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो चूँकि हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजी के अंदर भी टेक्नोलॉजी को इंडल्ज किया गया ताकि हमारे ब्रेन को मेजर किया जा सके, उसकी एक्टिविटी को मेजर किया जा सके, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर पढ़ लीजिएगा, आपको चैट जीपीटी से मिल जाएंगी, किसी भी बुक के अंदर भी ये मौजूद होंगे। चैट जीपीटी या बार्ड या खुद से जनरेट नहीं करता, उसके पास जो गूगल के ऊपर डाटा अवेलेबल है वो उसी से ही जनरेट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मीन्स के
जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ्स हैं और वेल बींग्स है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको मजीद पावरफुल करता है, ताकि इंसान के अंदर ना यानी पॉजिटिविटीज जितनी भी हैं उनको हाईलाइट करने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी डील करती है। फिर न्यूरो साइंस है, यानी न्यूरॉन से रिलेटेड, फिर बाकी भी और सारी इसकी एप्लीकेशन है यहाँ प्रोवाइड कर सके। तो एक 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको बताऊं कि कितना पेपर के अंदर आप लिखेंगे, तो तकरीबन इनफ होगा जितनी ये स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक। तो अगर आप इसको एक नज़र देखें ना कि ये इतना लिखा हुआ है यहाँ तक, तो ये आपके लिए इनफ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करना सीख जाएं, वो ड्रैग करना आप कैसे सीखेंगे, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट आता होगा। आप वो 4-5 चीज़ें लिखेंगे जिनका आपको कॉन्सेप्ट आता है, फिर आप उसके अंदर 2-2 3-3 एग्जाम्पल ऐड करते जाएं। यहाँ पे 2-2 3-3 लाइंस लिखें, एक एक एग्जाम्पल सबकी ऐड करते जाएं, तो ये आपका 3 से 4 पेजेस तक का ये सारा बन जाएगा। क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अगर आप यही कॉपी के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, हो सकता है आप यहाँ तक लिखें तो आपकी कॉपी का पेज खत्म हो जाए। सो ये अच्छी खासी लेंथ बन जाती है, ये दिखने में इतना कम लग रहा है। तो एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन मैटर नहीं करता कि आप 6 पेजेस लिखते हैं 8 लिखते हैं। अगर आप 8 लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या आपने उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इस चीज़ को समझ जाएगा उसके लिए इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट आर गोल्स ऑफ साइंस, हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये उधर सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, आप नोट कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको खुद सर्च करना है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो हम उसको साइंस की मदद से, यानी साइंटिफिक हमने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं उनकी मदद से उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि साइंस का एक तो गोल क्या है, और फिर ये प्रूव करें कि साइकोलॉजी भी एक साइंस है, ठीक है। तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, फिर अपना एक आइडिया बनाते हैं कि ये चीज ऐसे हुई होगी, यानी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। फिर हम टेस्टिंग करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि ये चीज ऐसे हुई है, ठीक है, उसके लिए फिर हम टेस्टिंग करते हैं क्या वाकई जो हम सोच रहे हैं या जो हमने यानी प्लान किया है कि ये चीज इस तरह हो सकती है, वो हो रही है। अगर तो वो हो जाती है तो फिर आप उसमें से कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और फिर यानी डाटा को एनालाइज करते हैं जो आपके पास इकट्ठा हुआ है, फिर उसमें से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। और लास्ट स्टेप में ये है कि वो कंक्लूजन जो है फिर आप आगे रिपोर्टिंग कर देते हैं या कम्युनिकेट कर देते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। अब साइंस के गोल्स क्या हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी कैसे साइंस है। तो देखें, अगर कोई साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम आता है या क्वेश्चन रेज होता है, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर एनालाइज करते हैं उस रिसर्च को, फिर उसके बारे में यानी पहले हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने सोचा है उसी तरह ही वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। अगर तो वो वाकई प्रूव हो जाता है टेस्टिंग के थ्रू, तो फिर हम उसका डाटा को एनालाइज करके उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर अपनी कोई थ्योरी डेवलप कर लेते हैं कि ये चीज़ अगर ये कंडीशन पर्टिकुलर आती है तो वो इन वजूहात की वजह से आती है, और उसके बारे में फिर हम सपोर्टिंग आइडियाज देते हैं। तो इस तरह साइकोलॉजी भी साइंस ऑफ माइंड इसको कहा जा सकता है, साइंस ऑफ बिहेवियर। बट हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस, उसका आंसर यहाँ पे उन्होंने प्रूव करके दे दिया। तो इस तरह आपने प्रूव करके देना है कि साइंटिफिक मेथड ये होता है, और साइकोलॉजी भी चूंकि इस मेथड के ऊपर चलती है तो साइकोलॉजी भी एक साइंस है। फिर गोल्स ऑफ साइंस, साइंस के क्या गोल्स है कि नॉलेज को इंक्रीज किया जाए और प्रॉब्लम्स जो है उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। साइंस के 2 मेन एम्स होते हैं, याद रखिएगा कि एक तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर या किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी साइंस या साइंटिफिक नॉलेज यूज होता है, और दूसरा हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें, ठीक है। तो इस तरह आपने 2-3 आइडियाज बताने हैं। अब आप देखें, अब यहाँ पे ना सवाल मैंने ये लिखा कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट आर गोल्स ऑफ साइंस, और हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने उस गूगल बार्ड या उनको ये नहीं बताया कि इसमें आपने कितना कितना डाटा प्रोवाइड करना है। लेकिन देखिए, उसने खुद ब्रेक डाउन करके दे दिया कि उसने साइंटिफिक मेथड के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा, फिर गोल्स ऑफ साइंस के बारे में लिखा, और हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस। तो इससे आपको चीज़ों को पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ के बारे में इतना ही ड्रैग करना है जितना पहला उसका पार्ट है या दूसरा पार्ट है। जो मेन पार्ट होता है ना, उसको आपने ज़्यादा डिटेल में लिखना है। जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे हाउ व्हाट आर गोल्स ऑफ साइंस, तो गोल्स ऑफ साइंस यानी इसको आप थोड़ी एरिया के अंदर या थोड़ी नॉलेज के साथ इसको एक्सप्लेन कर दें,
और फिर जो मेन आइडिया है जो प्रूव करने वाला है उसको भी साथ ऐड कर दें। तो सवाल की ब्रेक डाउन करना सीखें कि मेन सवाल के अंदर पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो छोटी चीज़ें हैं वो भी कवर करें और जो बड़ी चीज़ें हैं वो भी कवर करें, लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज रखिएगा। 35 मिनट्स के से पहले 33 to 34 मिनट्स के अंदर अंदर आपने सवाल जो है वो लिखना होता है, क्योंकि एक आध मिनट आपको सवाल की रफ वर्क के ऊपर आउटलाइन भी बनानी पड़ती है। रफ के ऊपर आउटलाइन बनाने का मतलब कि मैं इस तरह सवाल को लिखूंगा, ये हेडिंग्स ऐड करूंगा, ताकि फिर आपका टाइम बचे, बजाय कि आप सवाल के अंदर बैठ के सोचते रहें। आप पहले सोचने वाला काम करें, उसके बाद लिखें, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जी बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस इन कॉग्निटिव बायोलॉजिकल स्कूल। अब ये सारी चीजें मैं आपको सिलेबस में से कवर करवा रहा हूँ। ये है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आपने अब क्या करना है, आपका टास्क ये है कि आपने बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट को, मैं ये आपको नोट्स एंड में मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, अपने सेपरेट नोट्स इनके बना लेने। चैट जीपीटी या बार्ड एआई से रिटर्न बनाना चाहते हैं रिटर्न बनाएं, टाइप बनाना चाहते हैं आप टाइप बना लें, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इनको अलग-अलग बनाना है। जब आप अलग-अलग बना लेंगे, आपने लिखना है कि बिहेवियरिज्म को साइकोलॉजी के अंदर एज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन करें, ठीक है। एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपने लिख देना है। फिर साइको एनालिसिस का भी, फिर ह्यूमनिस्टिक, उसके बाद कॉग्निटिव, उसके बाद बायोलॉजिकल, ठीक है। ये सारे आपने अलग से इनके नोट्स बना लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन सबको अलग से कवर करवाऊंगा, ठीक है। पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है राइट डाउन प्रोसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच इन साइकोलॉजी। मैंने इकट्ठा एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कर दी है। थ्योरीज ऑफ विजन एंड हियरिंग, ये जितनी थ्योरीज है ना, इनको मैं सेपरेटली कवर करूंगा, ठीक है। ये थ्योरीज इतनी, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे मेन थ्योरीज आएंगे, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, जीन पाइजेट की थ्योरी, ये सारी मैं आपको एक सेपरेट पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करूंगा और 2 से 3 लेक्चर उसके ऊपर भी बना दूंगा। यहां से आपने क्या प्रिपरेशन करनी है, वीएन के अंदर से आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, ठीक है, हियरिंग के अंदर से आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर प्रिपेयर करना है, और चैट जीपीटी या बार्ड एआई जो भी आप यूज करना चाहते हैं, उसमें आपने प्रोसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच इन साइकोलॉजी ये चेक करना है। और मेन इसके अंदर आपने ज़हन में क्या रखना है, वही पेपर के अंदर जो सवाल आया था कि कैसे टेस्ट, स्मेल और टच, ये तीनों प्रोसेसेस आपको इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बचाते हैं, ठीक है। यहां पे मैं एक बयान कर देता हूं, बाकी सारे आप एक नजर यहां से देख के भी पढ़ लीजिएगा और खुद भी इसके नोट्स बना लीजिएगा, या जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर क्या कैसे प्रोवाइड करता है, टेस्ट हमें मुख्तलिफ चीजों से बचाता है। अगर हम कोई बिटर चीज यानी मुंह में ऐड कर अपने डालते हैं, और तो हमें उसका टेस्ट बर्ड्स हमें पहले ही बता देते हैं कि इसका टेस्ट बिटर है, तो हम अगर उसको स्वेलो ना करना चाहें उस बिटर टेस्ट को, तो हम उसको पहले ही फेंक देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो खट्टा होता है, सावर सिग्नलिंग, उसकी भी सिग्नलिंग देता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग करता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से, यानी कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, फर्ज करें आपने कोई ऐसा शख्स है जिसने फास्टिंग की हुई है सिर्फ मीठे की, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो कोई ऐसी चीज खाता है जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है कि वो उसका जायका मीठा है या खट्टा है। जैसे ही वो खाता है उसको लगा मीठा है, तो उसने तो फास्टिंग की हुई थी मीठे की, तो वो क्या करेगा, उसको स्पिट कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम उसने उस चीज को लर्न कर ली है, ठीक है, उसने उस चीज को लर्न कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर चीज थी इसका टेस्ट मीठा है। अब उसने उस चीज को नेक्स्ट टाइम बगैर टेस्ट किए उसका ब्रेन उसको सिग्नल दे देगा कि ये जो चीज है इसका टेस्ट जो है वो मीठा है, ठीक है। ये मैंने अपनी खुद एग्जांपल दिया, आप चाहे तो यहां से चेक कर सकते हैं, यहाँ आप चैट जीपीटी या किसी भी जगह से आप इसकी इजी एग्जांपल आपने ढूंढनी है कि यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर कोई ऐसी एग्जांपल प्रोवाइड कर ले या डेली लाइफ की एग्जांपल, ताकि आप वहां पे ये कोटेशन करें। मैं आपको एक यहाँ पे एंड में एक मजीद मजे का पॉइंट बता देता हूँ कि जितनी आप डेली लाइफ की एग्जांपल से देंगे ना, उतनी ही वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई करती है, उतनी वो चीज कॉन्सेप्ट इजीली माइंड के अंदर डालती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि एक होती है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पीओवी जिसको कहते हैं। अब एक शख्स है जो खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ट्रेन गुजर रही है, उस शख्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उस ट्रेन के अंदर बैठा हर शख्स उसको देख रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप ट्रेन के पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रेन के पर्सपेक्टिव, ये मैं आपको सिर्फ एक सेपरेटली एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप ट्रेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितने वहां लोग खड़े हैं वो सब उन देखने वाले लोगों के लिए नॉर्मल होंगे, वो एक लम्हे में ट्रेन वहां से गुजर जाएगी।
सो हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब मैं ये एग्जांपल दूंगा ना, तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जो हर शख्स ने उसके बारे में, यानी ये चीज ऑब्जर्व की हुई है अपनी लाइफ के अंदर। उसको ऐसा लगता है जैसे हर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, और हर शख्स को यही लगता है कि हर शख्स मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये एग्जांपल अब जिसने एक्सपीरियंस की होगी ना, और मोस्ट ऑफ लोगों ने इस एग्जांपल को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। तो मेरा पॉइंट आप यहाँ पे ये समझिएगा, अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल या ऐसी कॉमन एग्जांपल देते हैं जो ज्यादातर लोगों के इजीली माइंड के अंदर आ जाएगी, तो एग्जामिनर भी उन एग्जांपल से मुतासिर होता है, और वो यानी ये इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो स्मेल को आप एक दफा देख लीजिएगा यहां से रोक कर भी, और टच के प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे कि रोल ऑफ ईयर इन ह्यूमन बॉडी, हियरिंग और पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए किस तरह होता है। ठीक है, इसको अलग से जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। जो ईयर होता है ना, ईयर, उसके दो काम है, एक हियरिंग का काम है और दूसरा वो बैलेंस ऑफ बॉडी और पोस्चर ऑफ बॉडी को बैलेंस मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ बॉडी को कैसे, क्योंकि जो हमारे ईयर्स के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो वो फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो ब्रेन उसको देखता है कि हमारा हेड इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है, हमारा बॉडी जो है किस पोजीशन में है उस बैलेंस को मेंटेन रखता है। फ्लूइड का लेवल से वो अंदाजा लगाता है कि हमारी बॉडी टिल्टेड है, टेढ़ी है, सीधी है, किस जगह पे। और ऑर्थोलिथ ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारी जो चलने वाली लीनियर मूवमेंट्स है ना, या बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, हाथ वगैरह हम मिलाते हैं, उनकी सिग्नलिंग भेजता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन उसको यानी जो ईयर के ऑर्थोलिथ ऑर्गन्स होते हैं उनमें से ये डिटेक्शन होती है कि हम इस वक्त सीधा मूव कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी ब्रेन हमें देख तो नहीं रहा होता ना, वो डिफरेंट यानी ऑर्गन्स के थ्रू ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो बैलेंस एंड पोस्चर्स ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, इसके बारे में आप यहाँ से आराम से रुक के इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, और हियरिंग का प्रोसेस जो है वो आपको सेपरेटली मैं करवा दूंगा कि हियरिंग का क्या काम होता है। ठीक है, यहां तक ये पहला लेक्चर है। कल से हम इंट्रो वाला जो पार्ट जो मैंने शुरू में आपको दिया है उसको चूंकि स्किप करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कोशिश करेंगे कि कवर करें, और आपने बस इन टेक्निक्स को, जिसको ये टेक्निक्स आ गई हैं उसको जरूरत नहीं है फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेगी। ठीक है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ता रहे, क्योंकि जो हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई बात मेरे जहन में या एक्सपीरियंस मेरे जहन में आ जाता है तो वो आपको मिल जाएगी। साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती रहेगी कि आप एक जगह बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ सकते हैं तो आप जो मैंने टेक्निक बताई है उसके मुताबिक आज से ही बस आप सिलेबस लेकर, पास पेपर लेकर, सिलेबस और पास पेपर को मैच करें, एक क्वेश्चन बनाएं ऐसा जो आपके सवाल को पूरी तरह कवर करे, और उस क्वेश्चन के हर पार्ट को सेपरेटली नोट्स बनाएं ताकि डिटेल्ड नोट्स आपके बन जाएं, और फिर उनमें से आप शॉर्ट नोट्स बना के एग्जाम्पल समेत आप पेपर के अंदर बैठेंगे ना, तो आप हर क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं ये वाला हल करूं, मैं ये वाला, आपको उन 7 क्वेश्चन या 8 जितने भी आते हैं उनमें से 5 क्वेश्चन ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे कि हम कौन सा, यानी सारे ही आपको आते होंगे, आप सोचेंगे कौन सा बेस्ट आता है ताकि मैं उसको सेलेक्ट करूं, आपको अफसोस हो रहा होगा कि मैं ये सवाल क्यों छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी टेक्निक से पढ़ने से आएगा। जब आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे आप हर सवाल को वहां पे थोड़े से नॉलेज के साथ भी वहां पे बैठकर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।